संविधान में मुख्य बातें किस देश के संविधान से ली गई हैं, इन बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, सोवियत यूनियन, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान के संविधान से जो जो चीजें ली गई हैं, उन मुख्य चीजों को हम लोग जानेंगे। और साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो कुछ चीजें हमारे संविधान निर्माताओं ने एक्सेप्ट किया है या स्वीकार किया है, उन चीजों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलो आओ, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। जैसे कि यूएस के संविधान से क्या लिया गया है, तो सबसे पहले प्रियम्बल। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे प्राथमिक जो चीजें हैं वो है प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका। और उद्देशिका कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका जहाँ शुरू होती है, हम भारत के लोग, या बी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से यूएसए के प्रियम्बल जो है वो शुरू होती है, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमारी जो प्रियम्बल है वो ली गई है यूएसए से। लेकिन अगर आएगा कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, या प्रियम्बल की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसी के साथ फंडामेंटल राइट। हम सबको पता है कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है दिया गया है भाग 3 में। कितने में दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है। इसका जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद जो है वो 12 से लेकर के 35 के बीच में दिया गया है। प्रारंभ में 7 तरीके के फंडामेंटल राइट्स थे, अब 6 तरीके के फंडामेंटल राइट उपलब्ध हैं। तो जो ये फंडामेंटल राइट है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। इसी तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल स्टेटस है। इसमें से कुछ फेडरल चीजें हैं और कुछ यूनियन की चीजें हैं। तो जो फेडरल चीजें हैं वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इसी तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन के लिए, कुछ पदों के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की गई, जिनके माध्यम से पदों को नियुक्त किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। तो वो प्रोविजन भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऐसे हम लोग आगे बढ़े तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हमारी जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है वो भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। जैसे जो 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हुआ, एक तो गवर्नमेंट हो गया, दूसरा हो गया जुडिशरी हो गया, और तीसरा जो हो गया वो कार्यपालिका हो गया या एग्जीक्यूटिव हो गया। तो किसी गवर्नमेंट के 3 चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं विधायिका, दूसरे को बोलते हैं कार्यपालिका, और तीसरे को बोलते हैं न्यायपालिका। किसी गवर्नमेंट के ये 3 मुख्य आधार होते हैं। इन तीनों मुख्य आधारों के सेपरेशन होना चाहिए। ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अगला जाओगे तो जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जुडिशरी संविधान में दिए गए मूल्यों के आधार पर उसको वेरीफाई करती है। यदि वो कानून उन मूल्यों पर खरा उतरता है या उनकी रिक्वायर्ड कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो सरकार उसको बनाए रख सकती है, अन्यथा जुडिशरी उसे इनवैलिड घोषित कर सकती है। अगला दिया है प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ एयर आर्म्ड फोर्सेस। भारत में हो या अमेरिका में, दोनों जगह पर जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का अर्थात नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना, जैसे सैन्य बोलते हैं, उन तीनों सेनाओं का मुख्य जो चीफ होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ये प्रोविजन भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अगर 8वां चीज देखें कि यूएसए से क्या लिया गया है, तो इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, अर्थात कानून के तहत सबको समान रूप से प्रोटेक्ट किया जाएगा, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये प्रोविजन भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला अगर आगे चलें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, ये देखें। तो पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो जो चुन के आती हैं इलेक्टेड फॉर्म में होती है, वो 2 तरीके के फॉर्म में होती हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म।
जिसे हम ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए इंडिया में हो या इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश ब्रिटेन से लिया गया। अगला हम जाएंगे आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। देखो कोई व्यक्ति यूपी का हो, बिहार का हो, हरियाणा का हो या राजस्थान का, वो मुख्य रूप से केवल और केवल भारत का नागरिक होता है। वो अपने कहने पर तो कह सकता है मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन रियल में उससे उसको केवल सिंगल सिटीजन मिलती है, केवल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगला आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन और रेट, ये दोनों चीजें भी कहाँ से ली गई हैं? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। अगला इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसका प्रोविजन भी कहाँ से लिया गया है? तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वही वर्तमान में भारत के स्पीकर कौन है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिर लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये पार्लियामेंट कैसे कैसे कानून बनाएगी, इसका प्रोविजन भी कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और अगला प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, जो भी लॉ के माध्यम से प्रोसीजर स्टेब्लिश किया जाएगा उसे पार्लियामेंट्री के माध्यम से ही स्टेब्लिश किया जाएगा। ये प्रोविजन भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला हम देखें कि कनाडा से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो पहला क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे जब यूएस का पढ़ रहे थे कि जो भारत का जो गवर्नमेंट है वो क्वासी फेडरल है, मतलब यहाँ पर फेडरल टाइप की कुछ चीजें भी जोड़ी गई हैं, साथ में यूनियन तरीके की चीजें भी जोड़ी गई हैं। जैसे हमारे यहाँ शक्तियों का सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, ये हमारा फेडरल का पार्ट है। लेकिन जुडिशरी का एक साथ पाया जाना, किसी भी मामले में आपको अगर फंडामेंटल राइट को छोड़ दिया जाए तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। मतलब एक तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी भारत में है, और ये यूएसए या किसी फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं देखा जाता। अगर आप यूएसए में जाओगे तो एक तरीके से वहां पर आपको फेडरल कानून के लिए फेडरल न्यायालय और स्टेट कानून के लिए स्टेट न्यायालय दिखेगा। लेकिन भारत में जहां जुडिशरी एक तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म में पाई जाती है, वहीं और जो देखोगे लॉ मेकिंग बॉडीज, स्टेट के लिए अपना प्रोसीजर होता है और सेंट्रल के लिए अपना प्रोसीजर होता है। अगला है फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ का जो फेडरल सिस्टम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने के मामले में भी स्ट्रांग है, वो लॉ भी बना सकती है। साथ में उसके पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा है। उसके बाद में जाओगे तो उसके पास डिफेंस के मैटर भी है। ऐसे करके देखेंगे ना तो ढेर सारे मैटर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के। और हम सबको पता है हमारा जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ लॉ बनाने के लिए जो सब्जेक्ट है, उसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में ही है। और ये यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं ये भी बताना है। और स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब दूसरा दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। भारत के संविधान में कुछ मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग कानून बनाने के लिए सब्जेक्ट निर्धारित कर दिए गए हैं। और ये भी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चौथा देखोगे तो रेसिडुअल पावर रिटेन्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। रेसिडुअल पावर क्या होती है? मान लीजिए कि जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय कोई ऐसा सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट में रजिस्टर नहीं हुआ, तो उस सब्जेक्ट को रेसिडुअल सब्जेक्ट माना जाएगा, और वो उस सब्जेक्ट के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार मिलता है। यही मामला अगर हम जाते हैं यूएसए में देखें तो यूएसए में रेसिडुअल पावर जो है, या जो फेडरल टाइप की गवर्नमेंट होती है वहाँ जो रेसिडुअल पावर्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इनबिल्ड होती है। अर्थात जैसे हम लोग आए अपने इंटरनेट के मामले में, भारत स्वतंत्र हुआ उससे जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय इंटरनेट तो नहीं उतना उपलब्ध था। तो इंटरनेट के मामले में कोई लॉ नहीं बन पाया होगा। तो इस पर अब लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी। लेकिन यही मामला अगर स्टेट जाए यूएसए में
तो ऐसे में इस पर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अगला हम जाकर के अगर देखें कि आयरिश संविधान से या आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो पहला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात डीपीएसपी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये किस भाग में दिया हुआ है? हम सबको पता है कि ये भाग 4 में दिया हुआ है। ये कितने अनुच्छेद के मध्य दिया है? तो अनुच्छेद कितना से कितने के बीच में दिया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है। ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। जो हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट होता है, वो आर्टिकल 80 के तहत कुल 12 सदस्यों को लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो आर्ट्स, आर्ट्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो होना चाहिए, या किसी साइंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या कल्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। किसी मतलब विशेष फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही नियुक्त होकर के आता है। जैसे हम सचिन तेंदुलकर को ले लें, किसी और ऐसे व्यक्ति को ले लें। अगला, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हम सबको पता है कि भारत में जो प्रेसिडेंट होता है, उसका जो इलेक्शन होता है, वो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, ओनली इलेक्टेड मेंबर के माध्यम से ही होता है। तो ये भी याद रखना है कि भारत के प्रेसिडेंट, ये जो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मामले में देखोगे तो हमारे 28 के 28 स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पर है? दिल्ली में भी है, पुडुचेरी में भी है और जम्मू एंड कश्मीर में भी है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर भी हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन कंट्री एंड कंट्री एंड बिटवीन स्टेट्स। इसे समझो, मान लो कि यूपी का कोई कोई व्यक्ति अगर हरियाणा में कुछ काम करना चाह रहा है, या यूपी का व्यक्ति महाराष्ट्र से ट्रेड करना चाह रहा है, तो इसके लिए जो फ्रीडम का प्रोविजन जो दिया गया है, ये देखोगे तो आर्टिकल 301 से लेकर के 307 के मध्य दिया गया है। तो इन सारे के मामले में जो प्रोविजन है, वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। और पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन मेक लॉ implementing territories even the matters outside normal federal jurisdiction। कुछ ऐसे भी लॉ बनाना जो नॉर्मल जुरिडिक्शन से परे हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिस पर जो 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 इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट सम्मिलित होते हैं, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है। लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसी सब्जेक्ट को लेकर यदि कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है स्टेट द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर। लेकिन एक रियल इसका सिचुएशन होती है, यदि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति के द्वारा अप्रूवल प्राप्त कर लिया हो, तो उस सिचुएशन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। तो ये चीजें कुछ थी जिसे हमें याद रखना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला जाओगे कि साउथ अफ्रीका के संविधान से और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो हमारे जो साउथ अफ्रीका के संविधान से जो हमारे संविधान में लिया गया है, वो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 में प्रोविजन किया दिया गया है कि कैसे संविधान को अमेंड किया जाएगा, कैसे संविधान को संशोधन किया जाएगा। तो ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? ये प्रोविजन लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। अगला देखेंगे तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा मेंबर्स का, जैसे हम लोगों ने अभी पहले देखा था कि 12 सदस्यों को, जो राज्यसभा मेंबर, जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट कर लिया जाता है। बाकी जो 250 में से 238 बच गए, इनके बारे में इलेक्शन का प्रोविजन है। और इस ये प्रोविजन के माध्यम से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है,
इनके सदस्यों के द्वारा ये जो राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं, तो इसका प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला देखें अगर कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो इमरजेंसी पावर टू इंजॉय बाय यूनियन। इमरजेंसी पावर भी किससे लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। अच्छा, क्वेश्चन आप फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। दो चीजें, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन कैसे होगा, इन बारे में प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और जो इमरजेंसी लगाने की जो शक्तियां हैं, जो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एंजॉय करती है, ये प्रोविजन भी कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये दो चीजें देखें। अब अगर हम जाए कि भारत में इमरजेंसी किस किस आर्टिकल के थ्रू लगाई जाती है, तो पहला, ये सब सुनेंगे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो होती है उसका आर्टिकल होता है 352। फिर एक होता है प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन जिसे हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं, ये लगता है आर्टिकल 356 के थ्रू। 365 के थ्रू भी लगता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा, 360 के आर्टिकल 360 के तहत लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब इमरजेंसी ज्यादा पढ़ रहे होंगे। तो ये चीजें भी कहाँ से ली गई हैं? यूएसए से। दूसरा, जब इमरजेंसी लागू होती है तो उस समय आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाती है। मतलब कि जिस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा, उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट खत्म हो जाता है। किंतु किंतु एक आर्टिकल 21 से और 22, ये दो चीजें, सॉरी, आर्टिकल 21 और 20, ये दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं, ये बचे रह जाते हैं। मतलब जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार बना रह जाता है, और बिना किसी कारण के या लॉ के वायलेशन के मेरे सुरक्षा का अधिकार भी बचा रह जाता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि रसिया और जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो रसिया के संविधान से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है वो फंडामेंटल ड्यूटी। हम सब जानते हैं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के रिपोर्ट पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी से ने रिकमेंड किया था, तब 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इसको अमेंड करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। ये किस पार्ट में जोड़े गए, तो पार्ट 4A में जोड़ा गया। किस आर्टिकल में जोड़ा गया, तो आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है। तो यह अभी प्रेजेंट में कितने कुल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो 10 तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और जो 11वां है वो 46th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया। इसी के माध्यम से गार्जियन को ये जिम्मेदारी दी गई है, एक तरीके से ड्यूटी सौंपी गई कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। अगला जाए जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो जापान के संविधान से प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कि जो भी काम होगा वो लॉ के माध्यम से एक प्रोसीजर स्टेब्लिश किया जाएगा, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो काम किया जाएगा। ये प्रोविजन भी कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया। अगला हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया। तो जो फेडरल स्कीम्स होती हैं वो लिया गया है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इमरजेंसी प्रोविजन, जो इमरजेंसी प्रोविजन हम देखते हैं जो जर्मनी के संविधान से लिया गया, इसका जो इनिशियल फेज है वो दिखता है आर्टिकल, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी दिखता है। अगला पब्लिक सर्विस से जुड़ा हुआ चीजें कहाँ ली गई, देखो पब्लिक सर्विस में हम लोग सब मेजर रूप से जानते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ढेर सारी जो सर्विसेज होती हैं, आईएफएस, ये सारी सर्विसेज किसकी होती हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से है, जिसे हम लोग यूपीएससी बोलते हैं। यूपीएससी के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका भी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, 1935 के एक्ट से लिया गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, हम सब जानते हैं कि राज्यों का एक तरीके से लीगल हेड के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में एक गवर्नर बैठा होता है। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के माध्यम से की जाती है, और जिसको ओथ उस स्टेट का हाई कोर्ट जो होती है उसका जो चीफ जस्टिस होता है वो दिलाते हैं। तो दूसरा, जो जुडिशियल प्रोविजन होते हैं स्टेट के अंदर जो छोटी छोटी जुडिशरी होती है उसके बारे में, और एडमिनिस्ट्रेशन,
इन सब के बारे में भी जो प्रोविजन है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से स्वीकार किया गया है। तो ये कुछ हमारे संविधान के सोर्स थे जिन्हें हम लोगों ने देखा है। अगर आपको पसंद आया हो तो थैंक यू, और कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।